जय हिंद प्यारे दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस इंपॉर्टेंट वीडियो में। और स्पेशली आज की ये वीडियो क्लास 11th का आपका जो हिंदी इलेक्टिव का सब्जेक्ट है, जिसे हम हिंदी ऐच्छिक भी बोलते हैं, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली बच्चों। क्योंकि आज हम बात करेंगे हिंदी का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम होने वाला है बच्चों 7 अक्टूबर 2023 को। इस दिन के लिए एक सैंपल पेपर के बारे में, जिसे हम बहुत अच्छी तरह से इस वीडियो में सॉल्व करके समझने वाले हैं। ठीक है, और आज का ये पेपर आपके हिंदी के मिड टर्म के एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि सबसे पहले तो आपको आपके हिंदी के पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, ठीक है, कि पेपर आपका कैसा आएगा, और साथ ही आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट, इस पेपर में हमने जो भी क्वेश्चन लिए हैं, जो भी क्वेश्चन आगे अभी हम पढ़ेंगे समझेंगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो आपके हिंदी के मिड टर्म के पेपर में पूछे जा सकते हैं। इसीलिए एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना, ताकि हर एक क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। ठीक है, और ये जो वीडियो है हमारी, ये हमारा हिंदी का जो पेपर नंबर 1 है उसका पार्ट 2 होने वाला है बच्चों। अगर आपने पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक दे दूंगा, यहाँ से जाके जरूर से आप देख सकते हैं। ठीक है, और ऐसे ही आपके मिड टर्म से पहले हम 3 से 4 और भी सैंपल पेपर लेके आएंगे, ताकि आपकी हिंदी की तैयारी और भी अच्छी हो सके। ठीक है, देखिए पेपर जो है बच्चों वो आपका 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का आएगा। ठीक है, और पेपर जो है वो आपका 2 खंड में डिवाइड रहेगा। पहला खंड आ होगा, दूसरा खंड बा होगा। ठीक है, खंड आ में जो है वो आपके 48 वास्तुपरक प्रश्न होंगे, यानी कि आपका जो खंड आ है इसमें टोटल आपसे 48 एमसीक्यू पूछे जाएंगे। ठीक है, जिसमें से आपको 40 का आंसर देना है। ठीक, फिर खंड बा जो है इसमें 8 वर्णात्मक प्रश्न होंगे, यानी कि खंड बा जो है इसमें 8 ही हमारे क्वेश्चन होंगे, बट इसमें दृश्य लेखन, प्रतिवेदन, कार्यसूची, आवेदन पत्र, संपादक को पत्र, अंतराल के क्वेश्चन आंसर और जो सप्रसंग व्याख्याएं हैं वो आएंगी इसमें। ठीक है ना। तो इससे पहले जो हमारी पार्ट 1 की वीडियो थी, मैं आपको बता दूं, उसमें खंड आ यानी कि एमसीक्यू हमने पूरे कर लिए थे। खंड बा के भी हमने 2 क्वेश्चन 7 और 8 इनको देख लिया था। ठीक है, अगर आपने इस पार्ट 1 की वीडियो को नहीं देखा है तो इसका जो लिंक है आई बटन में, जैसा कि बताया, आपको दे दूंगा, यहां से जाके जल्द से देख लेना। ठीक है, चलिए मैं आपको पिछली वीडियो का रिमाइंड करवा देता हूं। जैसे खंड आ में हमने पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे किया था गद्यांश वाले एमसीक्यू का। ठीक है, थोड़ा सा रिमाइंड करवा रहा हूं ताकि जिसने नहीं देखा है उसको लगे कि हाँ इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसीलिए ये एमसीक्यूज थे। फिर यहाँ पे देखेंगे तो हमने दूसरा क्वेश्चन किया था गद्यांश वाले एमसीक्यू का। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक, फिर एक और इसमें था, फिर हमने किए थे बच्चों अभिव्यक्ति और माध्यम से संबंधित एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू थे। एक्स्ट्रा एमसीक्यू भी आपको बताए थे। फिर अंतरा भाग 1 से संबंधित काव्यांश के आधार पर एमसीक्यू हमने किए थे। ठीक है ना, तो आप इसको जाकर जरूर देखना। फिर गद्यांश पे आधारित एमसीक्यू किए थे हमने, और फिर जो अंतराल भाग 1 वाली बुक है इससे संबंधित एमसीक्यू थे। ठीक है ना। उसके बाद जो आज की इस वीडियो का हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, खंड वा, जिसमें कि हमारे वर्णात्मक प्रश्न होंगे टोटल 8, जिसमें से भी 2 क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। कौन कौन से? एक तो हमने कर लिया था दृश्य लेखन वाला, ठीक है, ये दृश्य लेखन था हमारा, हमने कर लिया था। और दूसरा किया था हमने क्वेश्चन 8, जिसमें से समाचार संपादक को पत्र, आवेदन पत्र, कार्यसूची लिखना और प्रतिवेदन, ये सभी हम पढ़ चुके हैं पहले ही। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं पिछली वीडियो आपकी 50 मिनट तक की थी, जाके उसको जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, वो यहां से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्वेश्चन 9 देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको 40 शब्दों में देने हैं, और ये 2-2 नंबर के 2 क्वेश्चन हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि आपको संचार को परिभाषित करना है, यानी कि संचार होता क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो देखो भाई, संचार जो है ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी सूचना का, किसी भी विचार का, किसी भी भावना का मौखिक रूप में, लिखित रूप में, दृश्य रूप में, श्रव्य रूप में पहुंचना ही संचार कहलाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर विभिन्न सूचनाओं का, विचारों का, भावनाओं का मौखिक, लिखित, दृश्य, श्रव्य माध्यम से पहुंचना संचार कहलाता है। ठीक है, संचार जो है वो जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है और सभी जीव संचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मनुष्य हैं तो केवल हम ही संचार करते हैं,
जो जीव बोल नहीं पाते, ठीक है, वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज है उसमें संचार करते हैं। जैसे कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, बिल्लियां म्याऊं म्याऊं करती हैं, ठीक है, झिंगुर आवाज करते हैं, तो ऐसे वो अपनी आवाज में संचार करते हैं। लेकिन फर्क ये है कि मनुष्य जो बौद्धिक रूप से बहुत ही ज्यादा विकसित हो गया, इसलिए सर्वोत्तम संचार हम ही कर पाते हैं, ठीक है। संचार माध्यम जैसे इंटरनेट, टेलीविजन, रेडियो वगैरह, इसकी वजह से आज भौगोलिक दूरियां कम हुई हैं, जैसे इंटरनेट है, क्योंकि केवल एक उंगली के स्पर्श से आप दुनिया भर के संचार को अपने पास प्राप्त कर सकते हो, नॉलेज को अपने पास प्राप्त कर सकते हो, ठीक है। ये चीजें थी। तो संचार क्या होता है समझ गए अच्छे तरीके से। सेकंड क्वेश्चन देखिए कि जब भी आप डायरी लिखें तो डायरी लिखते समय आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कोई दो आपको यहां पे बतानी है, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखिए क्या है हुआ। आंसर लिखेंगे कि जो डायरी लेखन है, पहले तो ये समझो डायरी लेखन जो है वो स्वयं से दोस्ती करने का एक बहुत ही अच्छा जरिया है, क्योंकि डायरी में हम अपने अंदर उठने वाले हर एक भावना को, विचारों को, अपने नजरिए को लिखते हैं और वो हमेशा उसे स्वीकार करती है। इसीलिए जो डायरी है या तो वो किसी नोटबुक में लिखी जानी चाहिए या फिर पुराने साल की डायरी में लिखी जानी चाहिए। जैसे नॉर्मली आप किसी काम वाम करते हैं तो उसमें नहीं, ये एक अलग होना चाहिए, ठीक है ना। पुराने साल की जैसे आपके पास डायरी है तो उसमें जो तिथियां हैं, जो ईयर होगा ना उसको आपको चेंज करना होगा, नई तिथि डालनी होगी, ठीक है, ये चीज याद रखना। उसके बाद पुराने दिन के केवल महत्वपूर्ण घटना को ही लिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जैसे एक आपकी जो टू डू लिस्ट होती है वैसा आपने बना दिया, नहीं, जो आपके साथ हुआ पूरे दिन में, जो महत्वपूर्ण हुआ, जो हमेशा से अलग हुआ, वो आपको लिखना है। अब हर एक चीज आपको लिखोगे तो वो तो 20-25 पेज में पहुंच जाएगा। आपको कितना लिखना है, मात्र आधा या एक पेज, इतना ही लिखना है, ठीक है ना। अब इतने में तो आप महत्वपूर्ण घटना ही लिखोगे ना, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और एक बात और ध्यान में रखनी है कि जब आप डायरी लिखो तो उसकी जो भाषा शैली है वो कभी भी कठिन मत रखना, यानी कि आपके मन में जो विचार उठ रहे हैं, जैसे भी आप लिखना चाहते हो वैसे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी भाषा कैसी है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। तो डायरी लिखते समय हमें इन बातों का ध्यान में रखना चाहिए। ओके, तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 10। और ये जो क्वेश्चन है बेसिकली हमारी जो पहली वाली किताब है अंतरा भाग 1, इसकी कविताओं से लिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का आपको आंसर देना है 40 शब्दों में, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन है, ठीक है, 2 बताने हैं आपको। तो पहला क्वेश्चन ये है कि गिरिधर नार नवावती, ये एक पंक्ति है, इसमें सखी यानी कि जो गोपियां हैं इनका क्या अर्थ है यहाँ पे, वो आपको बताना है, ठीक है। तो अर्थ समझने के लिए देखिए आंसर को समझते हैं। गिरिधर नार नवावती, प्रस्तुत पंक्तियों में जो गोपियां हैं वो भगवान श्री कृष्ण पर व्यंग कसती हैं और गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण प्रेम के वशीभूत होकर एक साधारण सी जो बांस की बांसुरी है उसको बजाते समय अपनी गर्दन को झुका लेते हैं। अर्थात आपने मूवीज में, कैलेंडर्स में, कार्टून में देखा होगा कि श्री कृष्ण जी जब बांसुरी को बजाते हैं तो उनकी जो गर्दन होती है वो हल्की से झुक जाती है, ठीक है। और जो गोपियां हैं वो भाई बांसुरी के प्रति कैसा उसके प्रति उनका रवैया है, वो उसे सौत मानती हैं, ठीक है। इसीलिए वो व्यंग कसती हैं कि भगवान श्री कृष्ण के जो प्रेम है वो हमें ना मिलकर इस मुरली को मिला है, इस बांसुरी को मिल रहा है। बांसुरी जो है, जो कृष्ण के होठ जो है अधर, उनको अपना बिस्तर समझ के आराम फरमा रही है और हमारी कृष्ण को बेसिकली दुख दे रही है एक तरीके से, ठीक है ना। और ये गोपियों को अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए ये व्यंग यहाँ पे कसा गया है, ठीक है। समझिए अच्छे तरीके से। सेकंड क्वेश्चन समझिए कि जो सपना कवित्व है आपको इसका भाव सौंदर्य बताना है, ठीक है। तो सपना कवित्व का भाव सौंदर्य क्या है, आइए समझते हैं। देखिए सपना कवित्व का भाव सौंदर्य ये है कि इस कविता में संयोग अवस्था का वियोग में बदलना ये दर्शाया गया, अर्थात मिलन का वियोग में बदलना इसके सौंदर्य को निखार देता है, क्योंकि ऐसा अनूठा संगम जहां पे तुरंत ही संयोग होने वाला हो वहीं पे अचानक से किसी कारणवश वियोग बदल जाता है, ऐसा अनूठा संगम बहुत कम देखने को मिलता है। जैसे नायिका जो है वो अपने सपने में कृष्ण का साथ पाती है और वो जैसे ही इस साथ को और आगे ले जाना चाहती है, झूला झूलने की ओर जाना चाहती है, वैसे ही उसकी नींद खुल जाती है और उसका साथ छूट जाता है, ठीक है। इसलिए वह दुखी हो जाती है। इसलिए कहा गया है कि यहाँ पे जो संयोग अवस्था थी वो वियोग में बदल गई,
ठीक है, यहाँ पर अनुप्रास और जो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है इनका उपयोग किया गया है। इस कवित्व में भाव सौंदर्य को निखारने के लिए सोने पर सुहागा जैसा काम किया है किसने, इन अलंकार। ठीक है बच्चों, सबसे आखिरी क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि संध्या के समय प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। संध्या के बाद जो कविता है इसके पाठ के आधार पे आपको बताना है। तो भाई संध्या के बाद में प्रकृति में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। सबसे पहला तो ये है कि संध्या के समय जो सूर्य होते हैं, ये सूर्य की जो लालिमा, यानी कि आपने देखा होगा जो सनसेट होता है उस समय जो पेड़ होते हैं ये बहुत ही अच्छे देखने में लगते हैं। ठीक है, इस समय तांबे के रंग जैसा जो पीपल होता है ये भी सोने के जैसा हमें लगने लगता है। ठीक है, इस समय जो सूर्य रूपी खंबा होता है, जैसे सूर्य को यहाँ पे खंबा बताया गया है जो कि धरती में समा रहा होता है, ऐसा प्रतीत होता है। ठीक है, इस समय जो सूरज है वो ऐसा लगता है कि आसमान से उतरकर क्षितिज में गायब हो रहा हो। ठीक है, संध्या के समय गंगा जल मानो चितकबरा सा लग रहा हो, और भी एक दो बातें यहाँ पे आ जाएंगी वो भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 मिनट के अंदर ये तीनों क्वेश्चन हमने समझ लिए। बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन थे, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब यहां पे आती है हमारी एक सह प्रसंग व्याख्या। ठीक है, एक काव्यांश दो होंगे, एक का आपको यहाँ पे व्याख्या करनी है और ये आएगी 6 नंबर। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन आप इसे यहाँ पे चाहो तो पढ़ सकते हो। दिया गया है कि बालम आवो हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देह रे, सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मोको लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाए तब लग केस स्नेह रे, अन्न न भावे नींद न आवे, ग्रह बन धरे नदीर, कामिन को है बालम प्यारा, जो प्यासे को नींद रे, है कोई ऐसा पर उपकारी, पिवासु कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देख जिव जाए रे। यानी कि ये बेसिकली जो आपको पहला वाली कविता है उससे लिया गया है। हम इसको पढ़ेंगे और फिर इसको समझेंगे। ठीक है, ओके। तो सहप्रसंग व्याख्या करने के लिए देखिए मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा और कुछ बातें भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको इसके लिए ना 5 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले तो आप जिसकी भी सहप्रसंग व्याख्या करने वाले हैं, ठीक है, तो उसके आपको शुरुआत के 3 से 4 वर्ड और आखिरी के 3 से 4 वर्ड ये जरूर लिखने हैं, और बीच में इस तरीके से आपको डॉट डॉट या फिर लाइन डाल लेनी है। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे बताना है संदर्भ, यानी कि ये लाइनें कहाँ से ली गई हैं। ठीक है, इसके कवि कौन है। फिर आपको प्रसंग बताना है, इसका छोटा सा पॉइंट क्या है। ठीक, और फिर आपको इसकी जो काव्यगत विशेषताएं हैं ये बतानी है। ठीक है, अब आइए आपको समझाता हूं कैसे। संदर्भ में जैसे मैंने आपको बताया, आपको बताना है कि प्रस्तुत पंक्तियां कहां से ली गई हैं, कवि कौन है। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 का जो हिंदी का विषय, इसकी किताब है हिंदी ऐच्छिक। ठीक है, मतलब हिंदी ऐच्छिक की जो किताब है अंतराभागिक, इसके काव्य से ली गई हैं, और काव्य का नाम है बालम आवो हमारे गहरे, जिसके कवि हैं कबीरदास जी। ठीक है, प्रसंग क्या है, यहाँ पर कबीर जी का भक्ति रूप यहाँ पे बताया गया है, और इस पद में कबीर ने स्वयं को जीवात्मा यानी कि स्वयं को पत्नी बताया है, और जो परमात्मा है इसे पति बताया है। ठीक है, और जब इसको परमात्मा के दर्शन नहीं होते हैं तो वो जो विरह अवस्था है, वो जो व्याकुलता है, उसका चित्रण यहाँ पे किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है व्याख्या की। व्याख्या करेंगे, कबीरदास जी कहते हैं कि ये जो कविता है ये विरह की पीड़ा को दर्शाती है, जहां परमात्मा से जब मिलन नहीं होता है कबीरदास का, तो उसकी वजह से उन्हें ना तो अन्न भाता है ना ही तो नींद आती है, वो व्याकुल रहते हैं। ठीक है, जिस प्रकार एक गृहिणी अपने वालम से आग्रह कर रही है कि अब वह और देर न करे और अपने दर्शन देने में लोगों के ताने अब उसे सहे नहीं जाते, अर्थात अब और देर ना करे, क्योंकि लोग उसे ताने देते हैं कि तू ईश्वर की पत्नी के रूप में स्वयं को जो है उसको पूछता है, लेकिन फिर भी तुझे वो दर्शन नहीं देते हैं। अब ये ताने सही नहीं जाते मुझसे, इसी वजह से ना तो मुझे भूख लगती है ना तो मुझे अब प्यास लगती है। ठीक है, और वह यानी कि कबीर जी अपने स्वामी अर्थात परमात्मा के लिए उतने ही व्याकुल हैं जितना किसी व्यक्ति की जब मृत्यु हो रही हो प्यास की वजह से, यानी पानी की वजह से, तो उसके लिए। ठीक है ना, वह लोगों से आग्रह कर रही है कि कोई जाकर उसके प्रियवर अर्थात परमात्मा को खबर दे दे कि बिना प्राणनाथ के दर्शन के उसके प्राण उसकी देह छोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर निर्गुण मार्गी संत कवियों ने साधक को नायिका, ठीक है, और परमात्मा को नायक के रूप में यहाँ पे बताया है, अर्थात
परमात्मा पति हैं और साधक यानी कि पत्नी है। ठीक है, यहाँ पर कबीर ने निर्गुण और सगुण दो विभिन्न मतों के बीच में एक साम्य को स्थापित किया है। बाकी विशेषताएं जाती हैं तो कबीर का भक्ति स्वरूप बताया गया है, भाषा सदुक्कड़ी है, रस जो है वो वियोग श्रृंगार रस है, दुखिया देह में अनुप्रास अलंकार है, लय एवं तुकबद्ध जो गेय पद शैली है वो यहाँ पे उपयोग की गई है। ठीक है, तो ये आपकी 100% व्याख्या पहले वाले की हो गई। अब जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है बच्चों, ये ससानी सी इस तरीके से आप इसकी व्याख्या खुद से करके देखिए, नहीं तो जब अगला पेपर बताऊंगा ना तो उसमें 2 स्टेप से व्याख्या बताऊंगा, तब आपको ये भी बता दूंगा। ठीक है, ओके। तो अब हम बात करते हैं बच्चों अपने अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 12। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों आपकी जो पहली वाली किताब है अंतरा भाग 1, इसके चैप्टर यानी कि अध्याय से लिया गया। ठीक है, क्वेश्चन 12 में देखिए 3 प्रश्न हैं जिसमें से 2 के आंसर देने हैं 40 शब्दों में और ये 2 नंबर के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि कहानी का शीर्षक जो गूंगे है, चैप्टर का नाम गूंगे है, आपको इसकी सार्थकता सिद्ध करनी है। तो आइए समझते हैं कि सार्थकता हम इसकी कैसे सिद्ध करेंगे। देखिए कहानी का शीर्षक गूंगे है, लेकिन कहानी में जो गूंगा है वो केवल एक ही पात्र है। ठीक है, बेसिकली देखो गूंगे कहानी में क्या है, इस चैप्टर में जो गूंगा किशोर है इसके माध्यम से समाज में जो भी व्यक्ति शोषित होते हैं, शोषित पीड़ित मानव होते हैं, इनकी अवस्था का चित्रण किया गया है। जैसे आज भी समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो विकलांगों के प्रति, ठीक है, या फिर समाज में जो गरीब होते हैं जिनके पास कुछ सुविधा नहीं होती, उनके प्रति संवेदनहीनता, यानी कि उन्हें पता तो है कि हमें इनके लिए इनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उनकी प्रति अपनी प्रतिक्रिया यानी कि उनकी मदद नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोगों को गूंगे के समान बताया गया है, जैसा कि इस चैप्टर में बताया गया था। ठीक है, इसीलिए कहानी का शीर्षक जो गूंगे है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हुआ क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन ये है बच्चों कि दोपहर का भोजन, ठीक है, जो एक सेकंड, ठीक है, दोपहर का भोजन जो कहानी है इसमें एक सबसे जीवंत पात्र है, ठीक है, जिसका नाम है सिद्धेश्वरी। आपको उसके चरित्र की दृढ़ता यानी कि उसका चित्र मजबूत कैसे है, आपको उसका यहाँ पे वर्णन करना है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर लिखेंगे इस तरीके से, कहानी का जो सबसे जीवंत पात्र है वो एक महिला है जिसका नाम है सिद्धेश्वरी। सिद्धेश्वरी का अपना पूरा का पूरा जीवन उसके परिवार के लिए ही समर्पित है। सिद्धेश्वरी घर की निर्धनता से, घर की गरीबी से परिचित है। ये हकीकत है कि हमारे घर की जो माताएं होती हैं वो घर की हर एक स्थिति से बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ होती हैं, परिचित होती हैं, चाहे वो निर्धनता हो, चाहे किसी भी तरह की कोई समस्या ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन इन सभी के बावजूद सिद्धेश्वरी अपना धैर्य नहीं खोती है और गरीबी अभाव में भी घर में शांति बनाए रखती है। सिद्धेश्वरी घर के सभी सदस्यों की आवश्यकता का ध्यान रखती है। ठीक है, सिद्धेश्वरी अपने परिवार के सभी सदस्यों से उनकी मनचाहे बातें करती है जब खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो खुश रहें, और खुश रखने के लिए कुछ झूठ भी बोल देती है। ठीक है, सिद्धेश्वरी अपनी भूख की परवाह नहीं करती, बल्कि अपने सदस्यों को, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनको समान भोजन परोसती है। सिद्धेश्वरी किसी के सामने भी अपना दुख व्यक्त नहीं करती है। इस प्रकार सिद्धेश्वरी का चरित्र इस कहानी की सबसे महत्वपूर्ण दृढ़ता है, जो कि इस कहानी को सबसे ज्यादा जीवंत बनाता है, इसे हमारे मन तक अंत तक झकझोर के रख देता है। इसीलिए इसको, सिद्धेश्वरी को इस कहानी का जीवंत पात्र बताया गया है। ठीक है, आगे बात करें। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है कि टॉर्च बेचने वाले पाठ के अनुसार बताइए कि भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। इस कथन का क्या तात्पर्य है कि जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है? चलिए समझिए, इसका जो तात्पर्य है वो किस तरीके से है, पहले देखेंगे। भव्य पुरुष ने कहा जहां अंधकार है वहीं प्रकाश है। इस पंक्ति का अर्थ ये है कि जो अंधकार है और जो प्रकाश है ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस प्रकार अंधकार को समाप्त करने के बाद प्रकाश आता है, वैसे ही प्रकाश के जाने के बाद अंधकार होता है। ठीक है, यानी कि जहां अंधकार है, जैसे सूरज है तो चांद भी है, ठीक है, वैसे ही जहां अंधकार है वहां प्रकाश भी रहेगा, और जहां प्रकाश है वहां अंधकार भी रहेगा। अर्थात प्रकाश का महत्व तभी है जहां पर अंधकार हो। इसी प्रकार भव्य पुरुष उस अंधकार की बात कर रहा है
जो मनुष्य के मन के अंदर है, जो उसके मन के भीतर है, जो मनुष्य को गलत रास्ता दिखाता है। ठीक है, इससे कि मनुष्य के सोचने समझने की जो शक्ति है वो उसे खो देता है, और ये अंधकार उसके दुख का, उसके निराशा से उपजता है। जब आप ज्यादा दुख होते, निराश होते हैं, तब आपके मन में ना नेगेटिव थॉट आते रहते हैं कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, ये मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ वैसा हो रहा है। आप ना 99 अच्छी बातें छोड़ के एक आपके साथ जो गलत होता है उस बात को सोचते हैं, ठीक है ना। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपके साथ में 99 अगर गलत बातें हो रही हैं और एक बात अगर सही हो रही है तो आप उसको सोचो, ठीक है। और ऐसा कब होगा? जब आपको ज्ञान होगा, आपको अपने आप का ज्ञान होगा, ठीक है ना। ये चीज यहाँ पे बताई गई है, ठीक है। तो इस तरीके से अंधकार और प्रकाश एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो कैसे, वो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हमारा पहला वाला जो क्वेश्चन नंबर 12 के तीनों क्वेश्चन थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक आती है हमारी सह प्रसंग व्याख्या, जो कि क्वेश्चन नंबर 13 है, ठीक है, 6 नंबर की। ये बेसिकली जो हमारा पहला वाला चैप्टर है ईदगाह, उससे लिया गया है। हामिद खिलौने की निंदा करता है, मिट्टी के ही तो हैं, गिरेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौनों को देख तो रहा ही था और चाहता है कि जरा देर के लिए उन्हें हाथ में ले सके। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी उसे नया शौक हो। यानी कि ईदगाह की बात की जा रही है, जब वो खिलौने वगैरह खरीदते होते ना, तब की। तो फिर से वही टॉपिक में अपनाना है। 5 पॉइंट कौन कौन से? सबसे पहले क्या बताना है, जो लाइनें हमें दी गई हैं, तो हामिद के खिलौने यहाँ इस तरीके से। फिर संदर्भ बता देंगे, फिर बताएंगे प्रसंग, फिर करेंगे इसकी व्याख्या, और एक सेकंड, इतनी जल्दी किसकी है भाई, फिर करेंगे इसका साहित्यिक सौंदर्य। जब काव्यांश की बात आती है तो उसमें हाँ ठीक है, अब इसकी व्याख्या करते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां कक्षा 11 के हिंदी विषय की जो अंतरा भाग 1 की किताब है, इसके पाठ 1 से ली गई है, जिसका नाम ईदगाह है, और इसके कवि लेखक हैं प्रेमचंद। प्रस्तुत पाठ में या प्रस्तुत पंक्तियों में लेखक ने ईद के अवसर पर सबसे ज्यादा खुशी का वर्णन किया गया है, और ये जो गद्यांश है इसमें हामिद के माध्यम से बाल सुलभ इच्छाएं, जो बच्चों की इच्छाएं होती हैं, उनकी जो चेष्टाएं होती हैं, इसका वर्णन किया गया है, ठीक है। हामिद के पास में कुल 3 पैसे होते हैं, जिन्हें लेकर वो ईदगाह के मेले में जाता है, ठीक है। और वो बहुत सारी खिलौने की दुकान को भी देखता है, मिठाइयों की भी दुकान को देखता है। तो एक बच्चा होने के नाते उसे खिलौने मिठाइयां खरीदनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने 3 पैसे उस पर खर्च नहीं किए, जबकि उसके जो दोस्त थे वो रंग बिरंगे सुंदर खिलौने खरीदते रहते। ऐसे में हामिद अपने को समझाने के लिए खिलौनों की निंदा करता है। वो कहता है, अरे मिट्टी के तो तेरे खिलौने हैं, जमीन पे गिरेंगे तो टूट जाएंगे। लेकिन बच्चा है, खिलौने तो उसको भी चाहिए थे, लेकिन उसे लिए नहीं, ठीक है। उसके हाथ अनायास ही खिलौनों की तरफ बढ़ते, परंतु सभी के सभी उसके दोस्त थे उसे रोक देते, ठीक है। अतः वे त्यागी नहीं हो सकते। उनका खिलौने खेलने का कोई अभी अभी नया ही शौक था। और 1-2 लाइन आप ये भी लिख सकते हैं कि उसने दादी के लिए चिमटा वगैरह खरीदा, जो कि एक अच्छे बेटे का या फिर बूढ़े हामिद के पात्र को खोलता है, इस तरीके से। सौंदर्य की बात आएगी तो बाल मनोविज्ञान का बहुत ही सुंदर व हृदयग्राही चित्रण किया गया है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा में सजीवता आई है। मिश्रित शब्दावली का उपयोग किया गया है। भाषा जो है वो खड़ी बोली और हिंदी है, और जो शैली है वो सरल है, सहज है और प्रभावमयी है, ठीक है ना। तो ये आपकी सह प्रसंग व्याख्या ये वाली कंप्लीट हो गई, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है क्वेश्चन नंबर 14 की। अब ये जो क्वेश्चन आपकी सेकंड वाली किताब है अंतराल भाग 1, उससे लिया गया है। क्वेश्चन 14 में 2 प्रश्न है, जिसमें से आपको किसी एक का आंसर 80 शब्दों में देना है और 3 नंबर का है। पहला क्वेश्चन ये है कि पाठ में मकबूल के जो पिता हैं, इनके व्यक्तित्व की कौन कौन सी बातें उभर कर सामने आती हैं, और दूसरा है लेखक जन्मजात कलाकार है। इस आत्मकथा में सबसे पहले ये कहाँ उद्घटित होता है। तो पहला क्वेश्चन हम पहले देखेंगे कि लेखक वाला जो है खा वाला क्वेश्चन देखेंगे। लेखक जब बोर्डिंग में पढ़ने जाता है, याद रखो ये जो खा वाला है ना, यहाँ पे का की जगह खा होना चाहिए था, ठीक है। लेखक जब बोर्डिंग के स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है तो चित्रकला की कक्षा में, ठीक है, उसकी यह कला उभर कर सामने आती है। एक दिन चित्रकला की कक्षा में चित्रकला के मास्टर बच्चों को ब्लैक बोर्ड में एक चिड़िया का चित्र बनाने के लिए देते हैं, और वे कहते हैं कि सभी बच्चे अपनी स्लेट में चित्र को बनाएंगे, ठीक है।
लेकिन उस पूरी क्लास में मात्र लेखक ही ऐसा था जिसने ब्लैक बोर्ड की चिड़िया को सेम टू सेम अपनी स्लेट पर उतार दिया, और पूरी कक्षा में लेखक के अतिरिक्त ऐसा किसी ने नहीं कर पाया था जिसने ऐसा चित्र बनाया हो। इसके लिए उसे 10 में से 10 अंक दिए जाते हैं। तब अध्यापक को इस बात का एहसास होता है कि इसके अंदर एक कलाकार छुपा हुआ है और आने वाले भविष्य में यह कलाकार जरूर बनेगा। ठीक है, अब जो दूसरा क्वेश्चन था कि पाठ में मकबूल के पिता के व्यक्तित्व की कौन कौन सी विशेषता वर्ग के सामने आई हैं, तो वो विशेषताएं आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे कि पहली विशेषता ये है कि मकबूल ने देखा कि जो मकबूल के पिता ने देखा कि जो इसके दादा की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद में उनका जो बेटा है वो दुख से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो उसके साथ में उन्होंने कोई सख्ताई नहीं बरती। ठीक है, क्योंकि वो कमरे में रहता था, उनके कमरे में ही सोता था, दादा की शॉल को लपेट के रहता था। तो इसको लेके उसके पिता ने, ठीक है ना, मकबूल के पिता ने कोई ज्यादा उसके साथ में सख्ताई नहीं बरती, बल्कि उसका दाखिला करवा दिया बोर्डिंग स्कूल में। उन्हें लगा कि दुख से निकलने का सबसे अच्छा तरीका है ये, जब स्कूल जाएगा, दोस्तों से मिलेगा, कुछ पढ़ेगा लिखेगा तो नॉलेज भी बढ़ेगी और दुख से भी निकलेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि अपने बेटे की प्रतिभा को उन्होंने नष्ट नहीं होने दिया। जब पता चला मकबूल के पिता को कि एक अच्छा कलाकार है, पेंटिंग अच्छी कर लेता है, तो नॉर्मली लोग क्या चाहते हैं कि पिता क्या चाहते हैं, हमारा बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, किसी बड़ी कंपनी में काम करे। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं सोचा। इन्होंने कहा कि हमारा बेटा अगर कलाकार है तो वो कलाकार ही बनेगा, और उससे पूरा समर्थन दिया। बेटे की कला को देखकर वे काफी प्रसन्न हुए और बेटे को हौसला देते हुए ऑयल पेंटिंग का सामान तक उन्होंने मंगवा के दिया था। ठीक है, क्योंकि उसके पिता कला की अच्छी पकड़ रखते थे और योग्यता को पहचानने वाले इंसान थे। ठीक है, तो पाठ में मकबूल के पिता की ये बातें हमारे सामने निकल कर आई। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर जो 14 था ये भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो आज की इस वीडियो का जो हमारा खंड नंबर 12 था, ठीक है, खंड नंबर 12 के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12, 13 एंड 14 ये हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप समझ गए होंगे, आधा घंटा लगा है, ठीक है ना, समझ गए होंगे। और अभी भी कोई डाउट अगर आपका रह जाता है तो मैं आपको बता दूं, हमारी जो इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है, वो चैनल के नाम से ही है। आप क्या करें, सर्च करें इस तरीके से, ठीक है, जस्ट, ठीक है, स्मार्ट और फिर नॉलेज। ठीक है, आप यहाँ पे जाके हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है आप उसको जरूर ज्वाइन करें। टेलीग्राम का हैंडल है JSK, ठीक, 11th क्लास, JSK 11th क्लास। आप इसको जाके जरूर से ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट्स PDF और अपडेट हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। ठीक है, और वैसे ये तो आज आपका केवल एक पेपर कंप्लीट हुआ, अभी आपके लिए हम ऐसे 3 से 4 और सैंपल पेपर लेके आएंगे ताकि तैयारी में कोई कसर ना रहे आपकी। बस करना क्या है भाई, आपने वीडियो को पहले तो एक प्यारा सा लाइक कर दो, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।